अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला की बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 22 हाइड्रोकार्बन्स करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए नेम से ही आपको शो हो रहा है हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन्स का मतलब कार्बन, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें आपको सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही मिलेगा। ठीक है, मतलब कि वो कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से जो बने होंगे उनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा टॉपिक है अल्कीन्स। बच्चों, अल्कीन्स के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग ना कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स जो हैं उनको देख लेते हैं। बच्चों, अक्सर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? अगर आम रूटीन में हम लोग बोल रहे हैं, लेट्स सपोज कोई बच्चा कहता है कि मैं 2 घंटे मुसलसल पढ़ सकता हूँ, उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं रहती है। ठीक है, मतलब कि मैं सैचुरेट हो गया हूँ, जितनी मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी थी उतना मैंने काम कर दिया, मैं मजीद नहीं कर सकता, वो आएगा सैचुरेटेड में। ठीक है, जैसे आपके पास अल्केन्स है। और दूसरा, अगर आपके पास कैपेसिटी है कि अभी आप आधा घंटा या 2 घंटे और पढ़ सकते हो, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, मतलब कि सैचुरेटेड में आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है आप अटेन कर लेते हो, और अनसैचुरेटेड में अभी आपके पास कैपेसिटी होती है कि आप मतलब और काम कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले, हाँ बच्चों, आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ जाएगा तो वो आपके पास सैचुरेटेड होगा। ठीक है, सैचुरेटेड वो आपका कंपाउंड होगा। और जहां आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाता है वो आपके पास अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो मतलब अल्केन्स हैं, डबल बॉन्ड होगा तो इसका मतलब है अल्कीन्स है। ठीक है, जो कि हमारा अभी वाला टॉपिक, जो अहम टॉपिक है, वो अल्कीन्स वाला है, जिसमें आपको एट लीस्ट एक कार्बन या 2 कार्बन के अंदर दरमियान में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो जरूर नजर आएगा। ठीक है, कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा अल्कीन्स में। ठीक है, अल्कीन्स आपके पास कौन कैसे कार्बन हाइड्रोकार्बन्स है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, जिनमें एटलीस्ट वन, कम से कम आपको एक जो है सिंगल बॉन्ड जरूर मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कार्बन की, बात करते हैं। अच्छा, अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। मतलब अगर यहाँ आपके पास कार्बन 2 हैं तो n हाइड्रोजन देखिए n को 2 के साथ मल्टीपल करना है, मतलब हाइड्रोजन जो है डबल होंगे कार्बन से। अगर यहाँ आप 2 ले रहे हो कार्बन तो आपके पास 4 हाइड्रोजन आएंगे, अगर 3 कार्बन लेते हो तो 6 आपके पास हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका ये जनरल फार्मूला है। हम ना कार्बन की पहले बात करते हैं। हमने कहा डबल बॉन्ड आपके पास, सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड किस तरीके से आपके पास हो सकता है? अगर सैचुरेटेड में बात करते हैं तो कार्बन की कैपेसिटी आपको पहले देखें। कार्बन की वैलेंसी होती है आपके पास 4। ठीक है, इसकी कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें 2 और 4 आपके पास होता है ना, तो कार्बन की आपके पास इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। मतलब कि एक कार्बन जो है चाहे सिंगल बॉन्ड बनाए, चाहे डबल बॉन्ड बनाए, चाहे ट्रिपल बॉन्ड बनाए, उसकी कैपेसिटी है कि वो सिर्फ जो है 4 बना सकता है बॉन्ड्स। अगर वो सिंगल बनाएगा तो वो सैचुरेटेड में आ जाएगा। वो किस तरह से बनाएगा? ये कार्बन है, एक यहाँ बॉन्ड, एक यहाँ कुछ, एक यहाँ कुछ, ये इसने मैक्सिमम 4 बना लिए हैं। ठीक है, अब अगर इस कोई आता है, लेट्स सपोज कि कोई हम X2 का इसके ऊपर हम लोग जो है अटैक करवाते हैं, तो ये तो आपके पास सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी अटेन कर लिया, अब इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि इसको अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर सके। तो ये क्या करेगा? इसको जो है बिल्कुल इसका असर नहीं लेगा। हाँ, एक चीज हो सकती है कि सब्सटीट्यूशन करवा ले। ठीक है, एडिशन नहीं करेगी, इसको अपने अंदर जमा नहीं करेगा। या तो एक बांड तोड़ ले, ठीक है, यहाँ से एक बांड तोड़े, फिर एक्सिस की जगह सब्सटीट्यूट हो सकता है, लेकिन ये मजीद अपने अंदर ऐड नहीं करेगा। सब्सटीट्यूट होगा, एक को तोड़ेगा, फिर इसको उसकी जगह पे ला सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा ये नहीं कर सकता है। उसके बाद अगर ये देखिए, मैंने आपको बताया कि 4 इसकी वैलेंसी है, तो 4 ये मैक्सिमम इसने बॉन्ड बना लिए हैं। ठीक है, अब अल्कीन्स की बात करते हैं, तो यहाँ अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो अल्कीन्स में आपका एटलीस्ट कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, चाहे 2 कार्बन एटम्स के दरमियान हो जाए कोई और चीज़ आपके पास। 2 आप इस कार्बन 2 यहाँ बना लिए, एक ये और एक ये, यहाँ ऊपर कुछ भी लग सकता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही हम लोगों ने लगाना है वैसे। ठीक है, तो देखें 1 2 3 4, इसने जो है इसकी वैलेंसी जो है अब क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। लेकिन यहाँ ना थोड़ा सा आपके पास ही अनसैचुरेटेड में फिर क्यों आएगा? जब इसने अपनी कैपेसिटी को पूरा कर लिया। देखिए ना, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि इसके पास अभी कैपेसिटी है कि ऐड कर सकता है। अब आपको पता है डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ऐसे आप लोग डिटेल सारी ये पढ़ेंगे। तो पाई बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड होता है। अगर इस पे मैं अगर X2 का अटैक करवाती हूँ तो पाई बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड है,
इस बांड ने टूट जाना है, ठीक है, टूट जाएगा ये, तो ये ले हमने ना इसको तोड़ दिया है, तो क्या होगा, दोनों कार्बन के पास, इस कार्बन के भी ना पहले दो हम पहले वाले बना लेते हैं, ये हमने बना लिए, ठीक है। अभी जो इससे मैंने सिग्मा बॉन्ड को इसको तोड़ा है, तो उससे ये दोनों कार्बन देखे ना, यहाँ आपके पास सिंगल बॉन्ड बन गया हुआ है, तो दोनों के पास कैपेसिटी आ गई है कि एक एक को ये अपने अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये X2 भी अपने आप को तोड़ेगा, ठीक है, दो हिस्सों में करेगा, एक आपका X यहाँ लग जाएगा, एक आपके पास X यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ आपके पास एडिशन हो गई है, ठीक है। जबकि सैचुरेटेड में आप क्या कर सकते हो, यहाँ तो जो है क्या करें, ये रिमूव हो उसकी जगह पे आ सकता है, सब्सटीट्यूशन हो सकती है। यहाँ आपके पास क्या कि इसने एडिशन कर लिए दोनों कार्बन आपस में, ठीक है। इसी के मुकाबले में अगर हम लोग लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड जहाँ उसको बोलते हैं अल्काइल्स, ठीक है। तो अल्काइल्स की भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरे पास कार्बन है, दो कार्बन लेट्स सपोज है, इनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो जाहिर है 3 बॉन्ड यहाँ हो गए, एक बॉन्ड यहाँ और एक ये, इस कार्बन के लिए 3 ये और एक ये, इस कार्बन की बात करें 3 ये और एक ये, इनकी जो है इन्होंने क्या किया है कि 4 इनकी जो जितनी वैलेंसी थी उतने इन्होंने बॉन्ड्स बना लिए हुए हैं। अगर आप इस पे जो है X2 की अटैक करवाती हो, तो आपको पता है कि जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक तो आपका सिग्मा होता है, दो आपके पास पाई होने हैं, ठीक है, ये एक पाई एक ये पाई आपका एज यूजुअल वीक बॉन्ड है। जब ये अटैक करेगा तो आपके पास क्या होगा कि ये आपका एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो दोनों ही जो आपके पास है कार्बन फ्री हो गए हैं, तो यहाँ एक एक आपका और कोई लग सकता है कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद फिर आप अगेन क्या करते हो, आप दोबारा से X2 का इस पे अटैक करवाते हो, तो अभी भी एक आपका पास पाई बॉन्ड है, तो ये एक और पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो दोनों की एक एक वैलेंसी फिर फ्री होगी, तो यहाँ आपके पास कोई एक चीज़ आके लग सकती है। तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड में भी देख लो आपके पास जो है ये अनसेचुरेट था, ये अपने अंदर एडिशन कर रहा है बॉन्ड्स को तोड़ के, ठीक है। तो इस तरीके से है, थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया, बाकी हम लोग साथ साथ रीडिंग करते हैं और साथ साथ जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके पास अल्कीन्स की डेफिनेशन आएगी। मैंने आपको दो चीज़ें समझा दी अल्कीन्स के बारे में, एक उसका जनरल फार्मूला बता दिया है, दूसरा मैंने बताया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और एट लीस्ट आपको कम अज कम जो है 2 कार्बन या एक कार्बन के दरमियान में आपको डबल बॉन्ड जरूर मिलेगा, ठीक है। तो कहते हैं अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये चीज़ हमने समझ ली कि अल्कीन्स हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं कंटेनिंग वन, इनके अंदर एक और मोर या एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको नजर आएंगे, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको नजर आएंगे। अच्छा, यहाँ एक और चीज आपको बतानी है जो है वो जरूरी है, हमने ये कहा है कि इन कार्बन कार्बन के दरमियान कम से कम एक तो आपको डबल बॉन्ड जरूर नजर आएगा, ठीक है। अब देखें एट डबल बॉन्ड है तो मतलब कि कार्बन कार्बन के दरमियान में है, तो कितने कार्बन आपके पास कम से कम इसमें आ रहे हैं, 2 आपके पास कार्बन आ रहे हैं। इसीलिए अल्कीन्स का जब हम लोग फार्मूला स्टार्ट करते हैं ना, C हमारे पास 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आपके पास होता है, तो एट लीस्ट कम से कम आपको 2 कार्बन भी 3 4 वो इजाफा हो सकता है, लेकिन कम से कम आपको 2 जो है कार्बन होने जरूरी होते हैं, इसलिए हम इस N की जगह जो 2 पुट करते हैं। तो देखिएगा मैं पुट करती हूँ, N की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, H ऐसे ही, ये 2 ऐसे, और N की जगह यहाँ भी हमने 2 पुट कर दिया, तो C2H आपके पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो ये आपका जो अल्कीन्स की फैमिली का पहला मेंबर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए उसने इथीन को यहाँ बनाया भी हुआ है, 2 आपके पास कार्बन और 4 आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड्स के जरिए उसने इसको मेंशन किया हुआ है। पहला मेंबर तो आपके पास इथीन हो गया, फिर प्रोपीन है, ब्यूटीन है, ऐसे इसके मेंबर्स हैं। जहाँ आपको ENE लास्ट में नजर आ जाएगा वो समझ लीजिएगा वो अल्कीन्स फैमिली के आगे से मेंबर्स हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और 2 कार्बन्स के दरमियान कम से कम आपको एक या एक से ज्यादा जो है डबल बॉन्ड नजर आ सकते हैं। कहते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स, इनको ओलिफिन्स भी कहते हैं, जिसमें बोली ओली तो ये ऑयल से निकला हुआ है, ठीक है। इसके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी नेचर है वो कुदरती तौर पे उनमें ऑयल होता है, ठीक है, तेल होता है, इसलिए इनको हम लोग ओलिफिन्स भी कहते हैं। अब जनरल फार्मूला अल्कीन्स का क्या है, CnH2n है, ठीक है। अब कहते हैं दे आर नोन फॉर देयर यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्कीन्स की यूनिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से इनको जाना जाता है। अब अल्कीन्स का जो इस्तेमाल है ना बहुत वाइड रेंज पे होता है, ठीक है। इसको डिफरेंट प्लास्टिक की चीज़ें बनाने, फ्यूल वगैरह, इन प्लास्टिक की जितनी भी आपके पास टेबल्स हैं, आपके चेयर्स हैं प्लास्टिक के, या आपके बर्तन है प्लास्टिक के, उस सब में अल्कीन्स का यूज़ होता है, फ्यूल्स वगैरह में अल्कीन्स का यूज़ आपके पास होता है। अब आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी प्रिपरेशन पूछी जाती है आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये पहले वाला पैराग्राफ देखें ना तो उसमें यही चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, आपकी अपनी मर्जी है इसको याद करना है कर लें, नहीं तो हम लोग
आप ऊपर लिख सकते हो, देयर आर 3 मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग अल्कीन्स, यहाँ तक बस लिख लें। उसके बाद पहला मेथड स्टार्ट करते हैं। आपके पास है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। आपने डी, इसको समझने की कोशिश करें। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है निकाल दें, ठीक है, इलिमिनेट कर दें, इलिमिनेशन करना यानी कि निकालना। डी मतलब कि निकालना, रिमूव करना है। किसको? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन किसको कहते हैं? पानी को। पानी को निकालना है। ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर से आपने क्या करना है? पानी को निकाल देना है। तो पहला मेथड आपका बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब इसमें आपने बोला क्या करना होता है? आपने अल्कोहल की फैमिली मेंबर में से, अब आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा वेयर, जिसमें आपने अल्कोहल का एक, आपने अल्कोहल का टेबल उसमें लर्न किया था, जिसमें पहले आपके पास CH3OH हो तो वो मिथाइल अल्कोहल होता है, फिर CH3CH2OOH हो तो वो इथाइल अल्कोहल होता है। हमने अपनी इस जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करना है उसमें हमने इथाइल अल्कोहल यूज़ करना है, जिसका जनरल फार्मूला CH3CH2OH, इसको यूज़ करना है हमने, ठीक है। तो देखिए CH3CH2OH, हमने क्या किया? अल्कोहल लिया और उसमें से हमने डिहाइड्रेशन करवा देनी है, वाटर को बाहर निकाल देना है। तो आपके पास हाइड्रोक्सल ये OH यहाँ से निकलेगा और यहाँ से आपने एक H बाहर निकाल लेना है, ठीक है। पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से OH आपका फ्री हो जाएगा और यहाँ H3 है तो यहाँ से H आपका एक बाहर चला जाएगा। अब इस चीज़ को ना समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा। इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से है, CH3CH2 और इसके साथ OH है, ठीक है। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी हैं। आपने टेम्परेचर उस टाइम जो रखना है वो 180 डिग्री सेल्सियस रखना है, पहली बात। और दूसरा कि अल्कोहल को शामिल, ये मेरे पास अगर ये बीकर है मेरे पास, तो बीकर को मैंने गाढ़े सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, बीकर के अंदर गाढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और इसमें इथाइल अल्कोहल, ठीक है, या इथानॉल को मैंने डाल देना है, ठीक है। डाल के फिर इसकी डिहाइड्रेशन करवानी है, मतलब कि इसमें से वाटर रिमूव करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से आपके पास ये सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से जब आपके पास OH यहाँ से फ्री हुआ और यहाँ से आपके पास H फ्री होगा। तो देखिएगा पहले इस चीज़ को देखें, इसमें से एक H निकल गया है। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको खोल के लिख के दूँ तो देखिए ये आपके पास कार्बन है और कितने हाइड्रोजन आपने लगाने हैं? 1 2 3, 3 हाइड्रोजन लगाने हैं और एक ये आपका बॉन्ड है। अब आपने यहाँ से एक H जो है उसको रिमूव करना है। तो यहाँ से अगर आप एक H रिमूव करोगे और यहाँ से एक H रिमूव होगा तो ये आपका सिंगल बॉन्ड, क्या सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। देखिए फिर कितने होती है इसकी वैलेंसी नहीं कंप्लीट होती, 1 2 3 होती है, हमें 4 कंप्लीट करने होते हैं। तो यही सिंगल बॉन्ड आपका क्या बन जाता है? फिर डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप H को निकालोगे तो ये CH2 बनेगा, ठीक है। CH2, ये सिंगल बॉन्ड क्या बन गया? डबल बॉन्ड, वो मैंने आपको समझा दिया है। देखिए ना कैसे डबल बॉन्ड आपके पास बना है। 2 हाइड्रोजन, ये वाले 2 हाइड्रोजन एक ऊपर लग जाएगा एक नीचे, 1 2 और 2 ये आपके पास 4 हो जाएंगे। उसके बाद क्या था? CH2 आपके पास, ठीक है। तो CH2 ये आपके पास इथीन बन गई हुई है। C2H4 आपके पास क्या होती है? इथीन होती है। मैंने आपको यहाँ ही बताया था, C2H4 आपके पास क्या होती है? इथीन होती है। अब देखें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH यहाँ से और एक H आपने यहाँ से निकाला तो प्लस इसमें आपके पास क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। तो आपने क्या किया? अल्कोहल और आपके पास गाढ़ा जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, उसको आपने क्या किया कि एक बीकर के अंदर डाला और क्या करवाई? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करवाई। अल्कोहल में से वाटर आपने सेपरेट कर दिया। तो आपके पास क्या? एक आपके पास इथीन आई और एक आपके पास क्या आ गया? वाटर आ गया, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गई होगी कि ये हमने कहाँ से लिया है। ये हमने एथेनॉल लिया है जो कि अल्कोहल की ही फैमिली में से एक मेंबर था। उसके बाद आपके पास सेकंड वाला है बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। यहाँ हमने कंपाउंड लिया था अल्कोहल, यहाँ हमने कंपाउंड लेना है अल्काइल हेलाइड्स। अब देखिए अल्काइल हेलाइड्स के बारे में अगर मैं आपको प्रीवियस चैप्टर के हिसाब से बताऊं तो देखिए आपके पास मीथेन है, इथेन है, आपके पास अल्केन वाले जो आपके पास टेबल था उसमें से अगर आप हाइड्रोजन को निकालते हैं तो वही आपके पास अल्काइल ग्रुप बन जाता है कि एन अल्काइल ग्रुप इज फाउंड व्हेन एन अल्केन मॉलिक्यूल, जब अल्केन मॉलिक्यूल में से लूजेस वन ऑफ इट्स हाइड्रोजन एटम। अल्केन के आपके पास मॉलिक्यूल, जैसे आपके पास इथेन है, ठीक है, C2H6 इसका फार्मूला है, इसमें से आपने एक हाइड्रोजन को जब निकाल देना है तो वो अल्काइल हेलाइड में आ जाएगा, अल्काइल ग्रुप में आ जाएगा। तो यही C2H6 से क्या बन जाएगा? C2H5, इसी को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपने पिछला चैप्टर अच्छे से समझा हुआ तो आपके लिए मसला नहीं है, ठीक है। तो हमने ये आपका था कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डी का मतलब रिमूव कर दे, निकाल दे, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन को, और साथ आपने क्या लेनी है? हेलोजिनेशन, मतलब कि हेलोजिन्स को भी निकालना है। तो आपने रिमूव करना है हाइड्रोजन को और एक हेलोजिन को। हेलोजिन आपके पास क्लोरीन फ्लोरीन जो भी आपने लेनी है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में क्लोरीन ली हुई है।
तो हमने क्या करना है कि हमने अल्काइल हेलाइड्स का एक कंपाउंड लिया है जो कि क्लोरो इथेन है। क्लोरो हमने लगा दिया है और इसके साथ क्या इथेन है। ठीक है, अल्काइल हेलाइड्स का क्यों है, क्योंकि हमने इसमें से एक हाइड्रोजन की रिमूवल की हुई है। ये फार्मूला अगर आप देखें ना, इस फार्मूले में आपके पास C2H6 था, ठीक है, इथेन में। अब देखिए आपके पास C कितने हैं, 2, और H कितने मान गए 5, तो मतलब एक H जो है रिमूव हो गया हुआ है। तो ये अल्काइल हेलाइड्स वाली, ये अल्काइल ग्रुप में से आपके पास है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, क्लोरो लिया और इसके साथ हमने इथेन ले लिया, इथेन। ठीक है, क्लोरो इथेन है, ये इथेन ही है लेकिन ये अब अल्काइल ग्रुप में चला गया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि क्लोरो इथेन के अंदर आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाना है और कितने टेम्परेचर पे, कंडीशंस क्या होनी चाहिए, 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना है और अल्कोहल आपने कैटालिस्ट लेना है। ठीक है, कैटालिस्ट का काम होता है उस रिएक्शन को थोड़ा तेज करवा देना। ठीक है, तो जब आप मतलब इन दो कंडीशंस के अंडर इस रिएक्शन को करवाओगे तो फिर ये आपने यहाँ सबसे पहले जहन में रखना है, हाइड्रोजन एक निकलना चाहिए। तो इन दोनों में से देखें हाइड्रोजन कौन सा निकलेगी, H3 है, तो यहाँ से एक हम हाइड्रोजन को निकाल लेंगे, एक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे। उसके बाद हेलोजिन को निकाल लें, हेलोजिन हमने क्लोरीन ली हुई है, तो यहाँ से H जाएगा और यहाँ से Cl आपका जो है सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, एक आपके पास H और एक हमारे पास Cl सेपरेट हुआ है, और ये KOH को भी अभी हमने कुछ नहीं किया, तो KOH, ये 3 चीज़ें हमारे पास बचती हैं। पहले ना इसको थोड़ा सा देख लें, हाइड्रोजन जब निकलेगा तो पहले तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, H3 का मतलब है, अब एक निकल गया तो ये सिंगल बॉन्ड आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड, एक ये जहन में चीज़ रखनी है। ठीक है, और यहाँ से Cl आप नहीं साथ लगाओगे। अब देखें इसमें से अगर OH है आपके पास, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और H है, तो अगर इन दोनों को मिला लेते हैं तो वाटर बन जाएगा, पीछे KCl आपके पास, पोटाशियम क्लोराइड आपके पास रह जाएगा। तो इस तरह से आपने इक्वेशन बनानी है कि आपने देखें यहाँ भी इस रिएक्शन में भी आपने इथेन बनाई और इसमें भी आपका काम क्या था, इथेन बनाना। ठीक है, तो प्रिपरेशन में आप जो है डिहाइड्रेशन, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं, फिर भी आपके पास इथेन बन सकती है। ठीक है, अल्कीन्स की फैमिली का पहला मेंबर है इथीन। ठीक है, तो आप कुछ भी बना सकते हो, हम ज़्यादा बस इथीन ही बनाएंगे। फिर हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की, इसमें भी हमने इथीन ही बनाई है। ठीक है, CH2 मतलब C2 और H4 हमने बनाया है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें बचेंगी उनको आपने आपस में काट लेना है। अब देखिए आप कर क्या रहे हो, इस रिएक्शन की बात कर ली, इस रिएक्शन की बात कर ली, यहाँ से आपने हाइड्रोजन को निकाला, मतलब कि इलिमिनेट किया, इलिमिनेशन वाला आपने जो है इसमें रिएक्शन करवाया। अब यहाँ भी आपने क्या किया, हाइड्रोजन को निकालना है और इसके साथ एक आपके पास हेलोजिन को निकालना है। तो ये निकालना जो होता है वो इलिमिनेशन में आता है। तो कहते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन, ये एक इलिमिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल है। कहता है दीज रिएक्शंस अकर व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसी बात पे आप ठहर जाएं कि सैचुरेटेड कंपाउंड वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो देखिए यहाँ भी आपको सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, लेकिन रिजल्ट में आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो मतलब कि आपने सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में काट दिया, डबल बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेटेड है। तो ये कहते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, दीज रिएक्शंस अकर व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सैचुरेटेड कंपाउंड। एक सैचुरेटेड कंपाउंड में से आप एक मॉलिक्यूल को, एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को आप निकालते हो टू प्रोड्यूस एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ताकि हमारे पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो कि इथेन है वो हासिल हो सके। ठीक है, अब तीसरा मेथड आपके पास है बाय क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स टू अल्केन्स। कुछ आपके पास अल्केन्स ऐसे हैं जिसमें कार्बन की तादाद जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आपके पास जो कार्बन है उनका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा ज़्यादा है। कार्बन आपके पास 15 हैं, आपके पास 20 हैं, तो फिर इतने बड़े जहाँ आपके पास कार्बन की ज़्यादा तादाद हो तो उसको हम लोग क्रैक करते हैं। इवन पेंसिल पकड़ी उसके छोटे छोटे पीसीज आप काटते हैं तो ये क्रैकिंग हो गई है। ठीक है, वही बड़ा हिस्सा जो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड आपके पास हो गया है। तो कहते हैं क्रैकिंग इज अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट टू कन्वर्ट हाई मॉलिक्यूलर मैस अल्केन्स टू लोअर अल्केन्स। अल्केन्स को ही अल्केन्स में चेंज करना है, लेकिन जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट है। यही पेंसिल की अगर मैं 4 पीस करती हूँ तो ये पेंसिल का ही टुकड़ा रहेगा ना। अब ये तो नहीं ना कहोगे कि ये व्हाइटनर का बन गया, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, अल्केन्स जो हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कार्बन से आपने उनको छोटे छोटे मतलब कि हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कार्बन को लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले जो है कार्बन से अल्केन्स में चेंज कर दिया। ठीक है, तो यही इसमें लिखा है टू कन्वर्ट हाई मॉलिक्यूलर मैस अल्केन्स, वो वाले अल्केन्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट या मैस बहुत ज़्यादा है, टू लोअर अल्केन्स, छोटे छोटे मतलब कि लोअर मॉलिक्यूलर मैस वाले अल्केन्स में या अल्कीन्स में हम लोग चेंज कर देते हैं। तो मतलब जब ये हम लोग करवाएंगे हमारे पास अल्केन का भी कोई आएगा, ठीक है, और अल्कीन का भी, दोनों का आपके पास जो है
कोई ना कोई मेंबर आपके पास आएगा। कहते हैं दी प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। अब ये प्रोसेस आपने करवाना है कैसे, क्रैकिंग तोड़ना आपने कैसे, आपने हीटिंग के प्रोसेस से करवाना है, लेकिन ना इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हमें देना पड़ता है, 500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखिए 180 पे हम लोग करवा रहे थे, लेकिन इसमें हमें जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। दूसरी बात है हम ये रिएक्शन करवाते हैं जहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ ही हम लोग प्रोसेस करवाएंगे। देखिए ना इस प्रोसेस में आपके पास जो हाई कार्बन वाले हैं, जैसे केरोसिन ऑयल है आपके पास, उसमें कार्बन की 15 तादाद होती है, मतलब उसमें कार्बन जो है वो कितने होते हैं, 15 आपके पास कार्बन होते हैं, 15 होते हैं। तो केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल है, वो तो आग, उससे लोग पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा आग जलाते होते थे, रोशनी करते होते थे। तो अगर आप उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर इतनी पहले नीचे से हीट दे रहे हो, ऊपर से ऑक्सीजन मिल गई, तो वो वैसे धमाका हो सकता है। तो इसको ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में करवाया जाता है। कहती दी प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय हीटिंग अल्केन्स। आपके पास अल्केन्स, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, अल्कीन्स पढ़ रहे हैं, जहाँ ई यहाँ आता है हम, और यहाँ क्या लिखा हुआ अल्केन्स, ठीक है। अल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। तो कहता है कि इस प्रोसेस में अल्केन्स को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ जियोलाइट्स एज कैटालिस्ट। और इसमें कैटालिस्ट जो है वो जियोलाइट यूज़ किया जाता है। अब कहते हैं कि क्रैकिंग हम करते क्यों हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रैकिंग क्यों अहम है, तो आप यहाँ से लिखेंगे क्रैकिंग इज इम्पोर्टेंट कमर्शियली। जो है कमर्शियल देखिए ना, इंडस्ट्री लेवल पे देखिए तो क्रैकिंग बहुत अहम है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्मॉलर अल्केन्स। बड़े अल्केन्स से आप छोटे अल्केन्स जो है प्रोड्यूस करवा रहे हो, और वो अल्केन्स कहते हैं विच आर यूजफुल एज फ्यूल, जो कि फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और अल्केन्स के साथ हमने कहा था अल्कीन्स भी पैदा कर रहे हो एज वेल अल्कीन्स, ठीक है। क्रैकिंग के नतीजे में अल्केन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि फ्यूल में यूज हो रहे हैं। अल्कीन्स भी आपके पास, अल्कीन्स में इथीन हो गई या प्रोपीन, ये अल्कीन्स की फैमिली के ही मेंबर हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। कहते हैं विच आर यूजफुल स्टार्टिंग मटीरियल्स टू प्रोड्यूस मैनी कमर्शियली इंपॉर्टेंट केमिकल्स, ठीक है। ये इथीन प्रोपीन ये जो है हम कमर्शियल लेवल पे, बड़े लेवल पे जो है बड़े केमिकल्स जो तैयार करते हैं उनमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्रैकिंग आपके पास अहम है। तो इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी तो आप ये चीज़ लिखेंगे। इस टॉपिक में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आप छोड़ेंगे। जो ये वाला बस मैंने आपको 3 लाइनें कहा है, ये छोड़ सकते हो, इसके अलावा आपके पास जो है सारा ही अहम है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देने लगा है, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जो होता है, एंड डीजल ऑयल जो आप अपने उसमें यूज़ करते हो बाइक्स वगैरह में, गाड़ियों वगैरह में, विच कंटेन हाई मॉलिक्यूलर मास अल्केन्स। ये ऐसे अल्केन्स हैं जिनमें कार्बन एटम्स की तादाद बड़ी ज़्यादा होती है, और ऑफन क्रैक्ड, फिर इनको तोड़ा जाता है टू गिव पेट्रोल, ताकि पेट्रोल बन जाए। अल्कीन्स एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखें आपके पास केरोसिन ऑयल है ना, अगर आपके पास, ठीक है, इसकी आपने जब क्रैकिंग करानी है 3 चीज़ें आपके पास आनी है। एक उसने क्या पेट्रोल आना है, दूसरा उसने क्या अल्कीन्स आनी है, तीसरी उसने क्या हाइड्रोजन गैस आनी है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है इसका लिखते हैं जनरल फार्मूला क्या है। अच्छा देखें, केरोसिन ऑयल आपके पास जो है अल्केन है, ठीक है, अल्केन। हमने यही स्टार्ट में कहना है कि हम जो हाई मॉलिक्यूलर मास वाले अल्केन हैं उनको हम छोटे अल्केन या अल्कीन्स में तोड़ते हैं। तो केरोसिन ऑयल आपके पास अल्केन है। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। अब केरोसिन ऑयल में जो है कार्बन 15 होते हैं, तो n की जगह 15 यहाँ लिख दें, और ये 2n+2 है, तो यहाँ n की जगह 15, 15 2 30, 30 में 2 ऐड करेंगे तो 32 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो केरोसिन ऑयल का हमने जनरल फार्मूला लिखा। कैटलिस्ट हमने ऊपर ही कहा कि जियोलाइट यूज़ करना है, और टेम्परेचर हमारे पास इतना होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें से क्या बनना है, गैसोलीन, मतलब गाड़ी का जो पेट्रोल होता है वो बनना है आपके पास। उसका जनरल फार्मूला होता है C8 और H18, जिसको हम लोग ऑक्टेन भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपने कितने कार्बन, 8 कार्बन और कितने 18 हाइड्रोजन आपके पास सेपरेट हो गए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास जो है केरोसिन ऑयल आपके पास अलहदा हो गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अल्कीन्स की। तो आपके पास पहले हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोपीन आएगी, C3H6 आ जाएगी, और उसके साथ C2H4 आ जाएगी, ठीक है। ये 2 हम किस लिए लगा रहे हैं कि अगर देखें, अगर ये हम 2 नहीं लगाते हैं तो इक्वेशन आपकी बैलेंस नहीं होती। यहाँ C2, यहाँ C3, यहाँ C8, कितने टोटल C हो गए, 8 9 10 11 12 13, और यहाँ हमारे पास 15 थे, ठीक है। तो 13 यहाँ तक हुए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन की बात कर ले, 18 ये 6, ये आपके पास कितने हो गए, 24 और 4 2 8 ये हो गए। 24 में 8 जमा करें तो आपके पास 32 पूरे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन को हमने कहा ना 8 और 3 आपके पास 11, और 2 2 4 4 होते हैं, तो 11 में 4 जमा करेंगे तो 15 आपके पास बन जाते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास जो है केरोसिन ऑयल से पेट्रोल, अल्कीन्स और हाइड्रोजन गैस हमारे पास बन जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है मेरे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स।
अल्कीन्स के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ना यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि अल्कीन्स जो है आपके पास बड़ी रिएक्टिव होती है, उसकी रीज़न बताएं। देखिए अल्कीन के बारे में हमने सीखा है, इस पर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। मैंने भी पिछले इसमें पढ़ाया ना अल्कीन्स वाले में कि अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एक उसमें आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड होता है। तो जब भी आप किसी के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये जल्दी से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। डबल बॉन्ड इसकी रीज़न है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा, वाई अल्कीन्स आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स। तो आपने यहाँ से लिखना है अल्कीन्स आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स, देयर केमिकल रिएक्टिविटी, जो इनकी रिएक्टिविटी है इज ड्यू टू, उसकी वजह क्या है कि प्रेजेंस ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की वजह से जो है आपके पास अल्कीन्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी रीजन इसमें हो जाती है। अब ये रिएक्टिव है तो ये क्या क्या करते हैं, अंडरगो एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। एडिशन रिएक्शंस कहते हैं आर दोज रिएक्शंस। आपसे पूछा जाए एडिशन रिएक्शंस कौन से होते हैं, तो आपने कहना है एडिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट मिलेंगे और रिजल्ट में आपको एक प्रोडक्ट मिलेगी। देखें तो आपके पास क्या है, दो आपके पास रिएक्टेंट मिलेंगे। एक देखिए मैंने इथीन ली हुई है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस ली है। दो रिएक्टेंट्स लेंगे और एक आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो एडिशन रिएक्शंस वो वाले रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो रिएक्टेंट मिलते हैं और एक आपको प्रोडक्ट मिलती है। अच्छा, इसमें जितने भी हम लोग ये अभी पढ़ने लगे हैं प्रोसेसेस, इसमें अल्कीन्स आपके पास, अल्कीन्स का मतलब आपने समझना है अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर जो कि इथीन, सब में तकरीबन हमने इथीन की एग्जांपल ली हुई है C2H4, ठीक है। तो जब मैं अल्कीन बोलूँगी उसका मतलब है कि इथीन की बात हो रही है, अल्कीन का पहला जो फैमिली मेंबर है उसकी बात हो रही है। तो पहला आपके पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इथीन के अंदर या अल्कीन के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस को ऐड करना है, या हाइड्रोजन के दो मालिक्यूल एटम्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन कैसे करना है, आपके पास कैटालिस्ट होना चाहिए। निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, 2 एटमॉस्फेरिक आपने प्रेशर के अंदर। ये कंडीशंस लगा के आपने अल्कीन के अंदर जो है आपने निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में आपने हाइड्रोजन गैस को या हाइड्रोजन को ऐड करना है। अब होगा कि आपके पास डबल बॉन्ड है, तो आपके पास ये आपके पास H2 है। तो डबल बॉन्ड आपका जो है, एक आपके पास सिग्मा है और एक आपके पास पाई बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड जो है टूटेगा, तो यहाँ आपके पास पाई बॉन्ड टूट जाएगा। इसको मैं वैसे उस पर समझाऊँ तो ज़्यादा बेस्ट है, व्हाइट बोर्ड पे ही आप लोग समझ लें कि हमारे पास क्या ये H2 है। इसको अगर मैं खोल के लिखती हूँ तो एक कार्बन और कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, दो हाइड्रोजन है। एक मेरे पास ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था सिंगल बॉन्ड, और फिर हमारे पास C, और फिर ऊपर और नीचे आपके पास हाइड्रोजन थे। और इसको अगर देखें, चलिए ऊपर लिख ही लेते हैं, ये भी हाइड्रोजन 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 प्लस दो यहाँ आपके पास हाइड्रोजन थे। अब होना क्या है कि इस जो पाई बॉन्ड है, इस बॉन्ड में आपके पास टूटना है। जब ये टूटेगा तो आपको सिंगल बॉन्ड आएगा। जब सिंगल बॉन्ड आपके पास आएगा तो रिजल्ट में देखें ना, मतलब कि जब ये टूटेंगे टू आपके पास इसका अटैक होगा, ये टूट जाएगा। तो फिर आपके पास देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 3। तो मतलब एक एक वैलेंसी इनकी जो है वो कम है, तो यहाँ एक एक और बॉन्ड आपके पास बनेगा। इन बॉन्ड्स में आपके पास क्या लगेंगे, ये हाइड्रोजन, यहाँ से उठ के हाइड्रोजन इनके साथ आके लग जाएंगे। तो ये आपके पास असल में C1 और कितने H है, 3। तो CH3 बन जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 आपके पास। इस तरह से आपके पास रिजल्ट आएगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में हम लोगों ने क्या करना है कि हमने अल्कीन के अंदर जो है निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन की एडिशन करवानी है। तो रिजल्ट में हमारे पास इथेन आएगी, ठीक है। अल्कीन यानी इथीन से इथेन आ गई हुई आपके पास, सिंगल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड से आपको समझ आ गया कि इथेन है। हाइड्रोजन इज एडेड टू अल्कीन, कहता है हाइड्रोजन को आपने अल्कीन के अंदर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। निकल मेटल जो आपके पास कैटालिस्ट है उसकी मौजूदगी में, टू गिव एल्केन्स एज द प्रोडक्ट। तो हमें रिजल्ट में ये जो सिंगल प्रोडक्ट मिलेगी उसमें हमें अल्केन मिलेगा। अल्केन की फैमिली का पहला मेंबर ये है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक मतलब कि कैटालिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन को ऐड करना। अगर डी लिखा होता तो फिर हाइड्रोजन को निकालना था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजिनेशन लिखा है तो मतलब हाइड्रोजन को हमने ऐड करवाया है। यहाँ से दो हाइड्रोजन इन दोनों के साथ जाके ऐड हो गए हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ इसको कहते हैं आर कैटालिटिक रिडक्शन। रिडक्शन भी आपके पास वो प्रोसेस जिसमें आप हाइड्रोजन को ऐड करते हो। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कि हाइड्रोजिनेशन आपके पास क्या है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक सारा लिखोगे। यहाँ पूछा जा सकता है कि रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन क्या है, उसमें भी आप ये सारा ही लिखोगे। सेकेंड आपके पास है एडिशन ऑफ हैलोजन। हाइड्रोजन की जगह आप इस अल्कीन के अंदर, यहाँ तो आपने अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड की थी, अब आपने अल्कीन के अंदर हैलोजन ऐड करनी है। हैलोजन हमने ब्रोमाइड ली है, लेकिन इसमें ना आपके पास
शर्त ये होनी है कि जो आपने कैटलिस्ट यूज़ करना है ना, वो आपने नॉन पोलर यूज़ करना है, मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स ना होंगे। लेट्स सपोज अगर आप वाटर ले लेते हो, H2O ले लेते हो, तो इसमें देखिए ना, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और OH पे आपके पास नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होंगे तो इनका आपस में रिएक्शन होने के बजाय वाटर जो है वो खुद रिएक्शन करना शुरू कर देगा। H जो है Br के साथ मिल जाएगा, OH जो है इनके साथ जाके लग जाएगा। तो आपने जो है नॉन पोलर सोलवेंट को ही लेना है। जैसे हमने यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया हुआ है जिसके पोल्स ना हों, ठीक है। तो आपने क्या किया, कहता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br आपके पास, उसके कितने आपके पास एटम्स है, 2 है, तो ये सेपरेट होंगे। Br सेपरेट होगा, यहाँ से आपके पास क्या होगा कि पाई बॉन्ड टूटेगा। जब टूटेगा तो Br एक इसके साथ आके लग जाएगा, एक इसके साथ लग जाएगा, और आपके पास जाहिर है कि जब टूट जाएगा तो यहाँ आपके पास सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, तो इसमें किस तरीके से आप इसको लिखोगे, पहले के साथ एक ब्रोमीन, फिर दूसरे के साथ एक ब्रोमीन, तो 1 2, मतलब पहले के साथ एक ब्रोमीन, एक दूसरे के साथ ब्रोमीन लगा है। अब 2 ब्रोमीन टोटल है तो डाई आएगा, ब्रोमो और सिंगल बॉन्ड की वजह से आपके पास इथेन आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो बात की समझ आई कि नहीं। अब लिख क्या रहा है, कहता है एडिशन ऑफ हेलोजेंस में हेलोजेंस आर रेडियली एडिड टू अल्कीन्स, जितनी भी हेलोजेंस है वो जल्दी से अल्कीन्स में जो है वो हल हो जाती हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन पोलर सोलवेंट। लेकिन शर्त ये है कि जो आपने कैटलिस्ट रखते हैं वो नॉन पोलर होना चाहिए टू गिव अल्काइल हेलाइड्स, तो रिजल्ट में हमें अल्काइल हेलाइड्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन में हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवानी है। लेकिन यहाँ आपके पास एक चीज़ जो अहम है वो आपके पास ये है कि जो आपके पास KMnO4 है, ये पोटाशियम परमैंगनेट है, ये कैटालिस्ट के तौर पर नहीं यूज़ हो रहा। पोटाशियम परमैंगनेट को आपने इस अल्कीन के अंदर ऐड करना है। क्यों? क्योंकि पोटाशियम परमैंगनेट जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग आपका एजेंट है। इसको जब मिलाया जाता है ना तो ये फ़ौरन से हमें ऑक्सीजन देता है। तो ये ऑक्सीजन जो है इसकी वजह से आपके पास ऑक्सीजन आती है, इसलिए आपने यहाँ हमने KMnO4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने यहाँ जो है KMnO4 मतलब अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया। जो ही वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा ये ऑक्सीजन को छोड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन वहाँ से आपके पास आई हुई है। तो आपके पास अब इसको करना किस तरीके से है, देखिए CH2 आपके पास है। अब अगर आप ऑक्सीजन अकेला लेते, वाटर ना लेते, तो इसने किसके साथ जाके मिलना था। लेकिन अगर आप वाटर ले लेते, 2 आपके पास एक हाइड्रोजन, 2 आपके पास ऑक्सीजन, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जाके इसके साथ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जो है इसके साथ जाके लग जाएगा, ठीक है। अब जब ये जो है इनके साथ जाके लगेंगे, यहाँ एडिशन होगी, तो देखिए पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक ये 2 हाइड्रोजन थे, H2 का मतलब एक ये। अब अगर तीसरा आके लगेगा तो इस डबल बॉन्ड आपको सिंगल बॉन्ड में भी चेंज होगा। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो कहते हैं अल्कीन्स कैन आल्सो रिएक्ट विद कूल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट टू गिव एन इम्पोर्टेंट कंपाउंड कॉल्ड इथाइल ग्लाइकोल, या जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इथेन 1,2-डायोल, ठीक है, 1,2-डायोल आपके पास, इसको ये भी बोल सकते हैं। दोनों में से कोई एक नाम याद कर लीजिएगा आपके पास। तो पहले देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है कि अल्कीन के साथ आपने ठंडे, ठीक है, और जो होता है गाढ़ा होता है पोटाशियम परमैंगनेट को मिला के, तो आपने उसकी क्या करवानी है, इसके साथ ऑक्सीडेशन करवानी है। तो रिजल्ट में आपको जो है आप इथेन 1,2-डायोल मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या लिख रहा है, कहता है बोथ हेलोजिनेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। हेलोजिनेशन जिसमें आप हेलोजिन्स को निकालते हो, एंड ऑक्सीडेशन जो अभी आपने मतलब दूसरा और तीसरा जो भी हमने प्रोसेस करवाया है, ये तीसरा और पिछला दूसरा था। रिएक्शंस में बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन। इन दोनों का मकसद पता क्या होता है, हम चेक करते हैं कि आया कि ये मेरे पास एक केमिकल है जिसका मुझे नहीं पता ये अल्कीन अल्काइन है, तो उसको चेक करने के लिए, अननोन को चेक करने के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन वाला या हेलोजिनेशन वाला जो है प्रोसेस करवाते हैं, हेलोजिन वाला, ठीक है। अब होता क्या आपके पास कि आप ना ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हो। ब्रोमीन वाटर टेस्ट करने से आपको पता चल जाता है ये अल्कीन थी कि नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, देखिए ब्रोमीन का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, जैसे गाजर का कलर नहीं होता है, ऐसे ब्रोमीन का कलर होता है। जो ही कोई अगर आपके पास चीज़ अल्कीन है उसके अंदर आप अगर इसको मिला देते हो, तो अगर तो इसका कलर खत्म हो गया तो पक्की बात है कि अल्कीन ही थी जिसमें आपने उसको मिलाया। लेकिन अगर ये कलर खत्म नहीं होता तो फिर ये अल्कीन नहीं है। इसी तरह से दूसरा टेस्ट ये हो सकता है कि पोटाशियम परमैंगनेट, इसको अगर आप किसी केमिकल के अंदर मिलाते हो और पोटाशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर खत्म हो जाता है, तो खत्म होने का मतलब ये अल्कीन है।
ठीक है, जिस केमिकल के अंदर आपने मिलाया उसमें मिलाने से अगर इसका कलर खत्म हो जाता है तो मतलब जिसमें आपने मिलाया था वो अल्कीन है, लेकिन अगर नहीं खत्म होता तो फिर वो अल्कीन नहीं है। तो ये सारा उसने ये बताया हुआ है कि आपसे पूछा जाए हेलोजिनेशन या ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन हम लोग क्यों करवाते हैं, तो उसमें आपने यही बताना है कि इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास अल्कीन है कि नहीं। एक तीसरा टेस्ट भी है, कहते सिमिलरली अल्कीन्स आल्सो डिस्चार्ज द वॉयलेट कलर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का जो आपके पास वॉयलेट कलर है उस वो भी अगर आपके पास खत्म हो जाता है तो वो भी शो करता है कि अल्कीन है, ठीक है, किसी भी केमिकल के अंदर आप मिलाते हो तो। कहता है दीज रिएक्शंस आर नॉट गिवन बाय सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अल्केन्स। ये जो रिएक्शंस है अल्केन्स या सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए किए जाते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, इनको जो है अगर आपने फ़र्क करना हो कि हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसके लिए भी हेल्पफुल है आपके पास। ज़ाहिर है अगर कलर ख़राब हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। कलर ख़त्म हो गया तो मतलब अल्कीन है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है तो आपको पता चल जाएगा अनसैचुरेटेड है, ठीक है। पहले अगर आपने शुरू से वीडियो देखी तो आपको पता है कि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये इस चीज़ के लिए भी जो है वो चेक किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में फ़र्क कैसे किया जाता है, तो आपने यहाँ से लिख सकते हो कि जो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक आप कंप्लीट लिखोगे। ये जो टेस्ट हैं ये इसलिए किए जाते हैं कि पता चल जाएगा हमारे पास सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 4 वाला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अच्छा देखिए, पहले हमने किया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फिर हमने किया एडिशन ऑफ हेलोजेन्स, उसके बाद हमने किया ऑक्सीडेशन विद KMnO4। अब हमने करना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन के साथ हेलाइड्स भी आपके पास आएगा। तो हमने क्या करना है कि मेरे पास अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन मतलब कि एच, और हेलाइड में जो भी आपने यूज़ करना है, यहाँ उसने ब्रोमीन यूज़ किया हुआ है, ठीक है, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड उसने यूज़ किया हुआ है। इसमें भी आराम से क्या आपके पास काम होगा कि ये हाइड्रोजन जो है जाके इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका डबल बॉन्ड वैसे टूट जाएगा और Br जो है इसके साथ जाके लग जाएगा, तो CH3CH2Br मतलब कि ब्रोमो इथेन आपके पास बन जाएगी। तो आपने क्या करवाया, एडिशन करवाई है हाइड्रोजन हेलाइड की, ठीक है। अब इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बनता है कि हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ से लिखोगे लाइक हेलोजिन्स, जैसे आपने हेलोजिन्स दूसरा पॉइंट पढ़ा था, हाइड्रोजन हेलाइड्स कैन आल्सो बी एडेड टू अ डबल बॉन्ड ऑफ एन अल्कीन। हाइड्रोजन हेलाइड को भी डबल बॉन्ड मतलब कि अल्कीन के अंदर जो ऐड किया जा सकता है। इस तरह का जो रिएक्शन होता है वो आपके पास हाइड्रो हेलोजिनेशन अल्कीन का कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसमें ये चीज़ कवर हो जाएगी। उसके बाद एडिशन ऑफ वाटर, आप क्या करते हो, एडिशन करते हो वाटर की। तो कहते हैं अल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसके लिए आपके पास कंडीशन क्या होती है कि सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपने क्या करना होता है, किसी अल्कीन के अंदर वाटर को ऐड करना होता है, ठीक है। यहाँ ब्यूटीन आपके पास है, ब्यूटन, ठीक है, उसमें आपने वाटर को ऐड किया है। जब वाटर को ऐड किया तो आपके पास ब्यूटन 2 ओल बन गया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास किस तरह से, ये एच जो है जाके इसके साथ लगेगा, इसके साथ एच जाके लगेगा, और यहाँ से आपके पास जो ओ एच आएगा, ठीक है। यहाँ असल में ना आपके पास ओ एच, इसको सेपरेट कर लें और एक एच ये रख लें। इस एच ने जाके इसके साथ लगना है और यहाँ से ओ एच ने जाके इसके साथ लगना है, और एक लास्ट पे आपका ये वाला एच जो है ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए एच, पहले मैंने कहा सी के साथ एक एच लग जाएगा और दूसरे सी के साथ आपने ओ एच लगा देना है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला टॉपिक। नेक्स्ट मेरे पास है अल्काइंस। अल्काइंस मैंने आपको जैसे बताया कि अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आपके पास होता है, मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आपका होगा, ठीक है। और इसके साथ में बताया था कि अल्केन जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होते हैं, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड आपके पास हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो यही डेफिनेशन इसकी लिखेंगे हम लोग कि अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं विच कंटेन्स एट लीस्ट वन, जिसमें कम से कम एक जो है ट्रिपल बॉन्ड आपके पास होगा, ठीक है। यहाँ आप लिख लीजिएगा विच कंटेन एट लीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, ऐसे भी लिख लीजिएगा, नहीं तो ऐसे जैसे लिखा है वैसे भी आप लोग लिख सकते हैं। कहते दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला। अब इनका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2। अल्केन सबसे पहले था, ठीक है, उसमें +2 आता है। अल्कीन में वैसे ही CnH2n आता है और अल्काइन में CnH2n-2 आपके पास आएगा, ठीक है। देखिए ना, दो कार्बन आइटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होना, कम से कम दो कार्बन आइटम होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग n की जगह 2 पुट करते हैं तो 2 2 आर 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 ही आपके पास आएगा, C2H2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद
आपके पास कहता है जस्ट लाइक अल्कीन्स, अल्कीन्स की तरह, अभी हमने अल्कीन्स का टॉपिक पढ़ा है। कहता है अल्काइंस आर आल्सो नेम्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन दैट कंटेन्स द ट्रिपल बॉन्ड। कहता है कि जैसे अल्कीन्स की आप लोग करते हो, लेट्स सपोज मैं इसको लेती हूँ, तो आपने अल्कीन्स का जब आपने नेम रखना है तो उसको कैसे रखना है, पहले आपने गिनना है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। लेट्स सपोज इसको देखते हैं 1 2 3 4, अगर 4 हो तो उसको ब्यूट कहते हैं, ब्यूट। तो आपने पहले काउंट करना है कितने नंबर ऑफ बाउंड, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो हमने काउंट किया यहाँ 4 है, ठीक है। यहाँ काउंट कर लिया, यहाँ भी आपके पास 4 ही बनने इसलिए ब्यूट आया। अगर 5 होते तो पेंट आ जाना था, ठीक है। अगर 3 होते तो प्रोप आना था। तो सबसे पहले आपने चेक करना होता है कि कार्बन एटम्स कितने हैं। फिर कहते हैं दैट कंटेन्स द ट्रिपल बॉन्ड, फिर देखना होता है कि किसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से देखूं तो ट्रिपल बॉन्ड किस तरफ है, इस तरफ, तो मैंने यहाँ से काउंट करना है। तो पहले ही कार्बन के पास जो है ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्यूट मतलब कि आपने काउंट किया नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 4 आपके पास, ब्यूट वहां से आया। फिर जो ट्रिपल बॉन्ड है कितनी कौन सी पोजीशन पे है, तो फर्स्ट वाली पोजीशन पे ये 1 आ गया। और अल्काइन पढ़ रहे हैं तो YNE लास्ट पे आपने लगाना है, ठीक है। इसकी बात कर लें तो देखिए यहाँ आपके पास कार्बन एटम तो 4 है, ब्यूट आएगा। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, यहाँ से काउंट करना शुरू करें 1 2, सेकंड वाली पोजीशन पे, तो यहाँ 2 आपके पास और साथ आप YNE लगाना है अपने जीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोप आएगा, PROP, प्रोप। 3 के लिए हम लोग प्रोप लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल आपके पास बॉन्ड किधर है, इस साइड पे, तो यहाँ से काउंट करना शुरू करना है, तो पहले ही पे आपके पास है, ठीक है। तो वैसे ये आपके पास C3 हो और आपके पास H3 हो तो इसको हम लोग प्रोपाइन कहते हैं, ठीक है। इसके साथ वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये बस बता रहा है कि जैसे अल्कीन्स में करते हैं ना, कि अगर आपके पास कोई चेन बनी हुई है, ऐसी चेन आपके पास बनी हुई है, तो पहले आपने काउंट करने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उनको लिखने हैं, फिर उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, और फिर देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, पहली पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पे है, तो इस तरीके से आपने, और लास्ट पे YNE लगा के तो उसका नेम जो है आपको समझ आ जाएगी। अब कहता है सिंपलेस्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सबसे पहला देखें ना, इसके फार्मूले के हिसाब से मैंने कहा था N की जगह आप जो है 2 तो कम से कम कार्बन आपके पास होंगे, फिर उससे वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे। N की वैल्यू कम से कम 2 तो रखनी पड़नी, जब यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ भी आपके पास एच का भी 2 बनेगा, C2H2 बनेगा। तो सबसे पहला जो सिंपलेस्ट है वो आपके पास इथाइन है, तो यही चीज़ लिखने है, द सिंपलेस्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड, जो कि ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन कर रहा है, इथाइन है, ठीक है, इथाइन है। इसका दूसरा नाम होता है एस्टिलीन गैस आपके पास, ठीक है, एस्टाइलिन गैस। ये वर्ड अब आपका बार बार यूज होगा, तो आपको समझ होनी चाहिए कि इथाइन को ही हम क्या कहेंगे, एस्टिलीन गैस कहेंगे, ठीक है। कहते हैं इट इज कॉमनली यूज्ड। अब ये एस्टाइलिन गैस जो है या इथाइन जो है किस काम के लिए यूज किया जाता है बच्चों, इसको वेल्डिंग और कटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इट इज कॉमनली यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पजेज। क्यों? बिकॉज इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज इग्निटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। जब इसको हवा की मौजूदगी में, स्टाइलिन गैस को या फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। अब उसकी इक्वेशन यहाँ दे रहा है आपके पास कि आपने क्या किया, हमने स्टाइलिन गैस ली, ये हमारे पास स्टाइलिन गैस, उसके 2 एटम हमने ले लिए हैं, ठीक है, 2 मालिक्यूल ले लिए, मालिक्यूल है ये। और ऑक्सीजन आपने, ऑक्सीजन, इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वाटर आता है, उसके साथ हीट आती है, ठीक है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिखते हैं तो एच के 2 मालिक्यूल बस बनते हैं। हालांकि हमारे पास एच के कितने मालिक्यूल्स हैं, हमारे पास है 2CH2, मतलब एच के यहाँ आपके पास 2 मालिक्यूल्स, और ये 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जार 4 आपके पास एच के मालिक्यूल्स हैं। तो पूरे 4 करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 जार आपके पास 4 होगा। ऑक्सीजन का हिसाब लगा लें तो O2, मतलब 5 2 जार 10, 10 आपके पास ऑक्सीजन है। अब हमने 2 तो यहाँ लगा लिया, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, 2 1 जार 2, 2 यहाँ आपके पास हो गया, 4 2 जार 8, 8 यहाँ हो जाएंगे, तो 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 ऑक्सीजन आपके पास पूरे हो जाएंगे। तो जब भी आप क्या करते हो, इथाइन के अंदर ऑक्सीजन को मिलाते हो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसके साथ बहुत अमाउंट में हीट निकलती है। अब यही चीज आगे एक्सप्लेन करने लगा है कि इन द स्टाइलिन टार्च, जो आपके पास स्टाइलिन टार्च होती है जिसमें स्टाइलिन गैस इसमें होती है, टार्च है उसमें स्टाइलिन गैस आप डालते हो, ठीक है, इथाइन को डालते हो। कहते हैं स्टाइलिन गैस जो होती है बर्न जलती है इन ऑक्सीजन के साथ, टू प्रोड्यूस, क्या पैदा करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ वाटर। तो इसी इक्वेशन को जो है इसने इधर लिख दिया हुआ है।
अब ना इसके लिए ना आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। ये 3300 तकरीबन 3300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है। पाकिस्तान में इस टाइम अगर हिसाब लगाया जाए तो 30, 40, 50 तक जो है आपके पास टेम्परेचर है वो इंसानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो 3300 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। कहते थे हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑक्सी स्टाइलिन फ्लेम स्पीड्स अप द कटिंग एंड वेल्डिंग प्रोसेस। इसी में अगर आप इसका टेम्परेचर हाई कितना काट देते हो, 3300 काट देते हो, तो फिर आपके पास एक कौन सा फ्लेम कहलाएगा, ऑक्सी स्टाइलिन फ्लेम आपके पास कहलाएगा, जिसमें आप इतना ज़्यादा टेम्परेचर देते हो। तो ये क्या करता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इतनी ज़्यादा आग होगी, तो वो कटिंग और वेल्डिंग वाला प्रोसेस जो है वो आसान कर देगी। कहते हैं स्टाइलिन गैस इज आल्सो यूज फॉर राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे आपके पास केला है, आपके पास इसके बाद मैंगो है, ये जो है दरख्तों पे पकते नहीं हैं, तो फिर लोग क्या करते हैं, उनको जो है उतारते हैं, फिर उनको किसी कंटेनर के अंदर रख के उसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह दे देते हैं, ढक के रख देते हैं, ठीक है। उसमें वाला क्या होता है, जैसे अखबार वगैरह उसके ऊपर रख दी, उसमें ना उन्होंने कैल्शियम कार्बाइड रखा होता है दरमियान में। तो जब कैल्शियम कार्बाइनेट जो है हवा में मौजूद नमी के साथ रिएक्ट करता है, तो वो फिर क्या होता है, उससे फ्रूट पक जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ लिख रहा है कि स्टाइलिन गैस इज आल्सो यूज फॉर राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। सब्ज जो फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने के लिए जो है स्टाइलिन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन सोलिड कैल्शियम कार्बाइड जो है आपके पास रिएक्ट विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, हवा में मौजूद नमी के साथ रिएक्ट करता है, इट प्रोड्यूसेस स्टाइलिन गैस, उससे स्टाइलिन गैस आपके पास प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हमने कहा ना कि स्टाइलिन गैस को जो है फ्रूट्स के पकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या असल में आप करते क्या हो कि आपके पास सोलिड जो है कैल्शियम कार्बाइड, आपके पास कैल्शियम कार्बाइड होता है, आप उसको उस पर छिड़कते हो या उस कपड़े के अंदर लपेट के उसमें रखते हो, जब वो हवा में मौजूद नमी के साथ रिएक्ट करता है तो उससे आपके पास स्टाइलिन गैस पैदा होती है। वो स्टाइलिन गैस जो है क्या करती है, इन ग्रीन फूड्स को राइप कर देती है, ये पका देती है, ठीक है। इसके बाद जो है आपके पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि स्टाइलिन गैस जो है पाकिस्तान में यूज नहीं करने दी जाती है। क्यों? क्योंकि इससे आपके पास जल्द की बीमारियां, आपको वोमिटिंग के आना या डिजीनेस, मतलब कि आपको चक्कर आना, अगर कोई इंसान इसको खाता है तो उसकी स्किन का उसको अल्सर हो सकता है, उसको उल्टी आ सकती है, उसको चक्कर आने, इस तरह के मसले हो सकते हैं, इसलिए ये जो है मना है, ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है वो मना है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 22.4 वाला टॉपिक, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए बच्चों, हमारा हमारा अगर इंसानी जिस्म देखें सारा का सारा ऑर्गेनिक है। हमारे जो है बाल, हमारी जिल्द, हर चीज़ हमारे पास ऑर्गेनिक है। लेकिन पौधे जो हैं वो आपके पास ऑर्गेनिक हैं, नेचुरली जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक है। लेकिन ना 3 आपके पास जो है मेजर सोर्सेज हैं जहाँ से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करवा सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ें लिख रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मैनी सोर्सेज। कई ज़्यादा सोर्सेज से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। कोयल मतलब कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कुदरती गैस, कोयला और पेट्रोलियम। कहते हैं आर हाउएवर 3 मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 जो है मेजर सोर्सेज हैं। अब इन मेजर सोर्सेज में से जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है, कहते हैं आर चीफ सोर्सेज ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब जो आपके पास है नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, अगर बच्चों मैं आपको इसको पहले थोड़ा सा अच्छे तरीके से वैसे समझा देती हूँ, उसके बाद रीडिंग करवाती हूँ, ताकि जो है एक फ्लो जो है वो जारी रहे। सबसे पहले आपके पास था नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। ये बच्चों ज़मीन के अंदर जो चट्टानें होती हैं, लेकिन चट्टानें वो वाली जो आपके पास नॉन पोरस होती हैं। अगर पोर्स वाली चट्टानें होंगी तो वहाँ अगर आपके पास गैस या पेट्रोलियम आपके पास लिक्विड है तो वो ज़मीन के और अंदर चला जाता है। अगर वहाँ पैदा हो रहा है ना, वो पैदा कैसे होता है कि सदियों पहले जो जानवर या आपके पास पौधे, जो मुर्दा चीज़ें हैं ज़मीन के अंदर दबी रहती हैं, उनके रिएक्शंस होते हैं, वहाँ से आपके पास नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पैदा होता है। अब पेट्रोलियम जो है चट्टानें ऐसी जो गैर मसामदार होती हैं, ठीक है, नॉन पोरस होती हैं, जिसमें से चीज़ जो है नीचे निकल नहीं सकती है, वहाँ प्रोड्यूस होती हैं। फिर आप क्या करते हो, आप एक स्पेसिफिक जगह जहाँ आपको पता चले कि यहाँ आपके पास नेचुरल गैस मौजूद है, तो फिर आप वहाँ कुआं सा खोदते हो, ड्रिल से उसकी खुदाई करते हो। जब खुदाई करते हो तो सबसे पहले वहाँ से नेचुरल गैस निकलती है। बहुत ज़्यादा जब नेचुरल गैस निकल जाती है, नेचुरल गैस जब सारी निकल जाती है, उसके बाद वहाँ से पेट्रोलियम आपको लिक्विड मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो है आपने जहन में रखनी है। अब इसमें ना एक वर्ड यूज कर रहे हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो आपके पास पेट्रोलियम है ना, ये आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि ये मिक्सचर है, मजमूआ है बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक है। डिफरेंट बहुत ज़्यादा जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स है उनका ये मिक्सचर होता है, इसलिए इसको एलिफेटिक कहते हैं। तो इतनी तो बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ये एक दो चीज़ और ये है कि अगर आप क्या करते हो, इसको पेट्रोलियम को 400 डिग्री सेल्सियस पे
इसको मतलब कि इसको डिस्टिल करते हो, ठीक है, या इसको जलाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल कंपाउंड्स हासिल होते हैं। ये एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा इनसे पेट्रोलियम को साफ़ करने से या जलाने से आपके पास आपको अल्कीन्स भी मिल रही होती है, जिसको आप प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो। बेंज़ीन मिल रही होती है, क्यों? बेंज़ीन से आप लोग क्या बनाते हो? इत्र वगैरह लोग बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, ठीक है। फिर जो रंग होते हैं, कलर्स बनाते हैं। फिर जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, फ़ोटोग्राफ़िक जो डेवलपर्स होते हैं, जो उन मतलब कि केमिकल्स होते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी वाले केमिकल्स, वो सारे इन्हीं चीज़ों से बनते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग रीडिंग करते हैं, उसके साथ-साथ बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर चीफ सोर्सेज़ ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। नेचुरल गैस से और पेट्रोलियम से हम जो हैं बहुत ज़्यादा किस्म के डिफरेंट जिनमें हाइड्रोकार्बन्स यूज़ हुए हों, वो वाले हम लोग जो है सोर्सेज़ हासिल कर सकते हैं। व्हाइल कोयल इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस से हम लोग एलिफैटिक, और जो हमारे पास कोयला है उससे हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम एग्जांपल देने को आप लोग इत्र वगैरह बनाते हो, ठीक है, अद्वियात रंग वगैरह, ये सारे एरोमेटिक के अंदर आते हैं। नेचुरल गैस कहता है इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन गैसेस। ये हमने देख लिया कि नेचुरल गैस जो होती है वो एलिफैटिक होती है, मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होती है। तो यही चीज़ आगे फिर वो लिख रहा है, कहता है विद मीथेन बीइंग द लार्जेस्ट कंपोनेंट। इस नेचुरल गैस का जो मीथेन है ये सबसे बड़ा आपके पास कंपोनेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप कहते हैं पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम कहता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मोस्टली फाउंड टुगेदर, दोनों ही इकट्ठी मिलती है। मीन सारी हिस्ट्री बता दी है, पहले आपके पास नेचुरल गैस निकलेगी जब आप कुआं को खोदोगे, और उसके बाद फिर वहां से पेट्रोलियम निकलता है, ठीक है, जिसको आप जो पंप वगैरह लगा के, फिर जाहिर वो लिक्विड है, पंप वगैरह लगा के ऊपर जमीन से बाहर निकालते हो। तो कहते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मोस्टली फाउंड टुगेदर, ये दोनों इकट्ठी ही आपको मिलेंगी। हील्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ नॉन पोरस रॉक्स अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर जो नॉन पोरस चट्टाने हैं उनकी लेयर्स में ये आपको मिलेंगी, ठीक है। व्हेन अ वेल इज ड्रिल्ड, जब एक कुआं खोदा जाता है, जब आपको पता चलता है कि फलां जगह पे जो है वो पेट्रोलियम है, ये नेचुरल गैस है, वहाँ खुदाई की जाती है। थ्रू दी रॉक, चट्टान के अंदर दी गैस इज रिलीज्ड, उसमें से गैस निकलती है, कैरिंग विद इट सम ऑफ अ मोर वोलेटाइल लिक्विड, और उसके साथ एक आपके पास लिक्विड निकलता है जिसको हम लोग बाद में क्या कहेंगे, पेट्रोलियम कहेंगे। आफ्टर द फ्लो ऑफ गैसेज सीजीज, जब सारी गैस आपके पास निकल जाती है, उसके बाद कहता है लिक्विड पेट्रोलियम इज देन टेकन आउट फ्रॉम दी हेल्प ऑफ पंप। तो पंप की मदद से जो पेट्रोलियम का लिक्विड है, ये माया है, उसको हासिल कर लिया जाता है। अब ये लिक्विड पेट्रोलियम, अभी इसको थोड़ा जो है इसको साफ करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो बाकी जो है प्रोसेस वो यहाँ बताएगा। कहता है लिक्विड पेट्रोलियम इज अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनली एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। जो आपके पास पेट्रोलियम है ना, एलिफैटिक तो हमने देख लिया, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे पास हाइड्रोकार्बन होंगे। कहते हैं एक पेचीदा, एक मुश्किल जो है हमारे पास मिक्सचर होता है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट, ये एक अंदाजा लगाया गया दैट व्हेन पेट्रोलियम इज बॉइल्ड, जब पेट्रोलियम को आप उबालते हो, कितना टेम्परेचर, अगर आप 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हो तो 500 से भी ज़्यादा आपके पास बेनिफिशियल कंपाउंड आपको हासिल होते हैं। इतनी ही अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट 500 कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड। आप 500 से या 500 से एटलीस्ट का मतलब यहाँ 500 या 500 से ज़्यादा आपको कंपाउंड्स हैं हासिल हो जाते हैं, जो कि फ़ायदेमंद होते हैं। अब वो कंपाउंड्स यहाँ बताएगा भी क्या क्या चीज़ें आप लोग बना सकते हैं। All through the principal products of petroleum refining are various types of फ्यूल्स। कहते हैं कि जो आपके पास है, जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं, इसको साफ करते हैं, तो बेसिक जो आपको मिलती है चीज़, वो फ्यूल मिलती है, ठीक है, तेल मिलती है। येट अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इंपोर्टेड केमिकल्स कैन आल्सो बी प्रोड्यूस। इसके अलावा भी, फ्यूल के अलावा भी जो है कुछ और भी आपको कंपाउंड्स या केमिकल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड। इससे आपके पास क्या होगा कि पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग करते हैं तो पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं। मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसमें हम लोग कहेंगे अल्कीन्स हमारे पास आता है, जो कि आपके पास, जिससे आप प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें बनाते हो। विच आर स्टार्टिंग मटीरियल टू प्रिपेयर प्लास्टिक्स, जिससे हम लोग प्लास्टिक वगैरह बनाते हैं, चाहे वो आपके घरों के बर्तन है, चाहे आपकी चेयर्स हैं, जिस तरह की भी आपको प्लास्टिक नजर आती है, ठीक है। सिमिलरली कहते हैं इसी तरह से बेंजीन, बेंजीन जो है आपके पास कहता है एरोमेटिक है। एरोमेटिक है तो मतलब इसने क्या क्या प्रोड्यूस करवाना है, इसने परफ्यूम्स, ड्रग्स और डाइज, मतलब के कलर्स आपके पास, ये फोटोग्राफिक डेवलपर्स वगैरह जो हैं, ये बेंजीन जो कि पेट्रोलियम की ही रिफाइनिंग से ही जब इसको साफ काट के आप लोग काट रहे होते हैं, उससे आपको ये सारी चीज़ें हासिल होती हैं। नेक्स्ट हम करते हैं लास्ट वाला हमारा टॉपिक, 22.5 वाले टॉपिक में है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ऊपर हमने देखा पेट्रोलियम की सफाई की जाती है, अब सफाई जो की जाती है उसको एक्सप्लेन यहाँ कर रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले हमने कहा है कि पेट्रोलियम आपके पास मिक्सचर होता है डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का। तो जब पेट्रोलियम आप निकालते हो तो वो खालिस हालत में नहीं होता है, ठीक है? तो अगर खालिस हालत में नहीं है तो उसको जलाना जो है वो मुश्किल होता है, ठीक है? जलाया नहीं जा सकता। तो इसको हम लोग पहले इसकी रिफाइनिंग करते हैं, इसको साफ करते हैं, ठीक है? वो साफ हम लोग किस तरह से करते हैं, उसमें हम लोग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, ठीक है? इसमें आप क्या करते हो कि पेट्रोलियम को जो है एक चैम्बर होता है उसके अंदर डालते हो, ठीक है? उसको 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हो और ज़ाहिर है ये डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। इसमें आपके पास रिफाइनरी गैसेस भी आएँगी, गैसोलीन भी आएगी, केरोसिन ऑयल, डीज़ल ऑयल, डिफरेंट इसमें हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो अलग-अलग टेम्परेचर पे ये सेपरेट होना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? तो पढ़ते हैं इसके साथ-साथ जो है चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। कहते हैं पेट्रोलियम इन अ क्राउड स्टेट, पेट्रोलियम जो अपनी असली हालत में जैसा आप जो है ज़मीन के नीचे से निकालते हो इज़ अ मिक्सचर, ये मिक्सचर होता है ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन, मुख्तलिफ तरह के हाइड्रोकार्बन्स का ये मजमुआ होता है व्हिच डू नॉट बर्न ईज़िली, जिसको आसानी से जलाया नहीं जा सकता टू मेक इट यूज़फुल, अगर आपने इसको काबिल इस्तेमाल बनाना है। पेट्रोलियम मस्ट बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस, आपने इनको डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर एक प्रोसेस करके, जिस प्रोसेस को कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, उसमें प्रोसेस करवा के तो इसके डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेट करके तो फिर आप जो हासिल करेंगे गैसेस वगैरह, उनको जलाना जो है आसान होता है। अब इसमें करना आपने क्या होता है, कहते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है पेट्रोलियम की, ठीक है? सबसे पहले तो किया जाता है कि पेट्रोलियम को किसी एसिड के साथ मिला के या उसमें बेस एसिडी कोई सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन मिला के तो उसका जो थोड़ा उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है पहले उसको ख़त्म किया जाता है। फिर इसको जो है आपने क्या करना होता है, एक चैम्बर के अंदर डालना होता है। चैम्बर के अंदर जब आप डालते हो फिर आप उसको 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना शुरू कर देते हो। स्टार्ट में जब आप टेम्परेचर देते हो तो उसमें से ब्यूटेन और प्रोपेन जो इनका, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये जल्दी से बुखारात बन के जो है इस चैम्बर के ऊपर आ जाती हैं और यहाँ से निकल जाती हैं। फिर आपके पास टेम्परेचर ऐसा ऐसा बढ़ता है, जब 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो आपके पास पेट्रोल या गैसोलीन बन जाता है, ठीक है? तो गैसोलीन ऊपर उठ जाएगा और इसको यहाँ से इनके चैम्बर्स के साथ इनके सुराख बने होते हैं जहाँ से इनको आप बाहर निकाल लेते हो। तो ऐसे ही आपने डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने हैं, साथ-साथ पढ़ते हैं, साथ-साथ समझ आती जाएगी। कहते हैं द फर्स्ट स्टेप इन द रिफाइनिंग प्रोसेस, जब आपने रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है पहला आपका स्टेप क्या होना है कि इसको आपने इसकी न्यूट्रलाइजेशन करवानी है, ठीक है? मतलब कि जो आपका असली है, आपने ज़मीन के नीचे से जो ऑयल निकाला है उसकी न्यूट्रलाइजेशन करवानी है, उसको थोड़ा सा साफ करना है। वो आप किस तरह से करोगे, बाय वॉशिंग विद एसिटिक और बेसिक सॉल्यूशन, आपने एसिटिक और बेसिक सॉल्यूशन केमिस्ट्री में पढ़े हुए उसके साथ इनको पहले धो लेना है। जब इनके ये न्यूट्रलाइज्ड ऑयल आपके पास बन जाएगा देन हीटेड इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस, एक इलेक्ट्रिक फर्नेस या आपके पास ये जो आपके पास है, ठीक है, कॉलम है। इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर आपने इसको हीट करना है अबाउ 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, एंड रिजल्टिंग गैसेस एंड वेपर्स आर अलाउड टू पास इनटू अ टॉल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एज शोन इन, और जाहिर है जब जो जो मतलब कि टेम्परेचर जिस गैस को, जिस हाइड्रोकार्बन को जितना चाहिए होगा वो यहाँ उतने टेम्परेचर पे पहुंच गए तो आपने क्या करना है, इसको बाहर निकलने की इजाजत देनी है इनमें से, ठीक है? कहते थे कॉलम हैज़ अ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, अब ये जो कॉलम आपने ये जो शीशी आपने उस साइड पे देखी है उसमें कंपार्टमेंट अलग-अलग बने हुए हैं, मतलब कि हर कंपार्टमेंट के अंदर आपके पास हर कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट बने हुए हैं, हर कंपार्टमेंट के अंदर एक शेल्फ है, शेल्फ के अंदर आपके पास शेल्फ के ऊपर जो है आपके पास होल्स बने हुए हैं, सुराख बने हुए हैं, इन सुराखों के ऊपर ढक्कन लगे होते हैं ताकि जो चीज़ जिस टेम्परेचर पे जो है अटेन हो आप उसको यहाँ से जब पहुँच जाए तो यहाँ से आप उसको बाहर निकाल सकें, ज़्यादा ऊपर ना आ जाए, ठीक है? कहते हैं व्हेन द ऑयल इज हीटेड, जब तेल को गर्म किया जाता है डिजॉल्व्ड गैसेस, जो आपके पास गैसेस डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं, मतलब कि उस पेट्रोलियम के अंदर जो गैसेस होती हैं नोन एज द रिफाइनरी गैसेस, जिनको हम लोग कहेंगे रिफाइनरी गैसेस, फर्स्ट गो एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एंड एस्केप देयर फ्रॉम द आउटलेट। तो सबसे पहले आपके पास ब्यूटेन और प्रोपेन, जिनको हम लोग रिफाइनरी गैसेस भी कहते हैं, इनका टेम्परेचर बहुत कम होता है। जो ही आप इस पेट्रोलियम को, जो आपके पास क्राउड ऑयल आपके पास पेट्रोलियम असली हालत में होता है, जब इसको बस 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है तो यहाँ से आपके पास ब्यूटेन और प्रोपेन के लिए वो टेम्परेचर काफ़ी होता है, वो यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाती है और यहाँ से ये बाहर निकल जाती है, स्केप काट जाती है, ठीक है, आउटलेट जो रास्ता आपने बनाया होता है। एज द टेम्परेचर राइजेस, अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, द वेपर स्टार्ट गोइंग अप इन द कॉलम वेयर द हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस which high boiling points are easily condensed to liquid in the lower part of the column। तो कहता है जो जो आपके पास टेम्परेचर बढ़ता जाता है
तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर आपके पास क्या होगा, गैसोलीन अगला जो आपके पास हाइड्रोकार्बन है वो आपके पास हाईएस्ट पे पहुँचेगा, ठीक है? फिर वहाँ आपने इसकी थोड़ी-सी जो है कंडेंसेशन करवानी, इसको ठंडा करवा के तो ये पेट्रोल की सूरत में यहाँ से आपने बाहर निकाल देना है। कहते हैं दी फ्रैक्शन व्हिच हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जैसे आपके पास ब्यूटेन, प्रोपेन के बॉइलिंग पॉइंट देखें बहुत कम है, ठीक है? Ranges rises up near the top of the column as vapors which are then condensed into liquid state। तो कहता है कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी से ऊपर उठ जाएंगे, फिर आप उनको कंडेंसेशन करवा के मतलब लिक्विड, वो आपके पास वेपर्स है ना, बुखार आता है, तो बुखार से जब आपने दोबारा उनको ठंडा करके लिक्विड बनाना है, ब्यूटेन, प्रोपेन, गैसोलीन या जो भी आपने बनाना है, तो वो आपके पास कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, ठीक है? तो कंडेंस करके आपने यहाँ से हासिल कर लेना होता है। दीज कंडेंस्ड लिक्विड फ्रैक्शंस आर कलेक्टेड इन दी वेरियस शेल्फ्स, इनको डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ्स में आप हासिल कर लेते हो। जब आपके पास 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो आपको पता है यहाँ से पेट्रोल निकलेगा, तो डिफरेंट शेल्फ्स में डिफरेंट चीजें आप जो है हासिल करते जाते हो। फ्रॉम वेयर दे कैन बी ड्रेन्ड ऑफ इनटू सेपरेटेड स्टोरेज टैंक। तो कहता है जिसमें जहाँ मतलब डिफरेंट शेल्फ्स में आपके पास ड्रेन्ड ऑफ मतलब यहाँ आपके पास कुछ ओपन सोर्सेज लगे होते हैं और उनके साथ आपने कुछ ना कुछ टैंक अटैच किए होते हैं जहाँ से आप इन टैंक्स में इनको जमा करते जाते हो, ठीक है? उन टैंक्स को स्टोरेज टैंक्स बोलते हैं कि डिफरेंट चीजें जो है इनके आगे टैंक्स वगैरह लगाए होते हैं, तो वहां से आप उनको हासिल कर लेते हो। कहता है दी फ्रैक्शंस दस सेपरेटेड आर नॉट विदाउट इम्प्योरिटीज फ्रॉम दी अदर फ्रैक्शंस। कहता है वो वाली फ्रैक्शंस जैसे लेट्स फॉर ब्यूटेन और प्रोपेन की एग्जांपल, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर बुखारात बार कर बाहर निकल जाता है, तो इसमें ना इनके भी कुछ कुछ अज्जा भी रहते हैं, तो आपने क्या करना होता है, इनको फौरन से जो है इस्तेमाल नहीं करना, तो इनका दोबारा ये वाला प्रोसेस सारा करवाना होता है, ठीक है? तो यही लिखने लगा दे आर देन रीडिस्टिल्ड, मतलब इनके अंदर भी इम्प्योरिटीज है, इन इम्प्योरिटीज को आपने फिर रीडिस्टिल्ड करना है, ये सारे प्रोसेस से गुजारना है, ताकि आपके पास जो इनके कुछ अज्जा इसमें रह गए वो आप जो है सेपरेट करके इन्हीं के अंदर जो है इनहेल कर सके और प्योर ब्यूटेन और प्रोपेन आप लोग हासिल कर सके। तो यही सारी चीजें आपके पास लिखी हुई हैं, यहाँ तक आपने बस करना है। इसके बाद जो है ये सारा आपने नहीं करना, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन इस टेबल के बारे में दे रहा है कि देखे ना इसमें डिफरेंट आपके पास स्टेजेस बनी हुई हैं। सबसे पहले रिफाइनरी गैसेस मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन, जिसमें आपके पास जो है बताएगा कि बॉइलिंग रेंज इनकी कितनी होती है। इनकी बॉइलिंग रेंज आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस से कम होती है, ठीक है? और इनमें कार्बन जो है एक कार्बन या चार कार्बन आपके पास होते हैं, और इनका यूज क्या होता है, रिफाइनरी जो गैसेस होती हैं आर लिक्विफाइड एंड सोल्ड एज फ्यूल्स फॉर स्टोव। तो जो आम जो आप घरों में चूल्हे जलाते हैं उनके लिए इनको जो है इस्तेमाल किया जाता है। फिर गैसोलीन आपके पास है जिसको हम लोग पेट्रोल कहते हैं, इसमें टेम्परेचर जो आपकी बॉइलिंग रेंज होती है वो इतनी होती है 0 से 65 डिग्री जो है सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 5 से 6 कार्बन होते हैं, यूज टू ड्राइव ऑटोमोबाइल्स है, गाड़ियाँ चलाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपके पास था नेफ्था, इसमें आपके पास बॉइलिंग रेंज जो है इतनी होती है, इतने 6 से लेके 10 तक इसमें कार्बन होते हैं, ठीक है? कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, तो कार्बन की तादाद इतनी आपके पास होती है। इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ मैनी यूजफुल हाइड्रोकार्बन, तो इनको बहुत जो है अहम जो हाइड्रोकार्बन के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है नेफ्था को, ठीक है? उसके बाद केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल में जो है इनकी बॉइलिंग रेंज इतनी होती है 10 से 14 इनमें कार्बन होते हैं। इट इज़ अ फ्यूल दैट यूज्ड इन जेट इंजन के लिए ये फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर डीजल ऑयल आपके पास है, उनकी बॉइलिंग रेंज इतनी होती है, इतने उनमें कार्बन होते हैं, ये कार, बसेस और ट्रक्स वगैरह में जो है डीजल ऑयल को यूज किया जाता है, ठीक है? उसके बाद आपके पास है लुब्रिकेटिंग ऑयल आपके पास है। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है इसकी बॉइलिंग रेंज जो है 340 से 450 तक आपके पास होती है, और 19 से 35 तक इसमें कार्बन होते हैं। कहते हैं यूज इन कार, बसेस, ट्रक्स एज लुब्रिकेंट, वैक्सीज एंड पॉलिशेज। जब आप कारों को, बसों को, ट्रक्स को आपने वैक्सिंग करनी हो, उनको चमकाना हो या उनकी पॉलिश वगैरह करनी हो, तो उसमें ये लुब्रिकेटिंग ऑयल्स को यूज किया जाता है। उसके बाद है फ्यूल ऑयल आपके पास जो है इसकी बॉइलिंग रेंज और इसमें जो है 20 से ज्यादा कार्बन होते हैं। यूज इन शिप्स, जो आपके पास समुद्री जहाज होते हैं, एंड टू रन पावर प्लांट्स, और जो पावर प्लांट्स है बिजली से चलने वाले कारखाने होते हैं उनमें इनको यूज किया जाता है। फिर आपके पास है बिटुमिन, इसमें जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट 500 से ज्यादा होता है। 35 इसमें जो है 35 से ज्यादा इसमें जो है कार्बन होते हैं, और यूज टू कंस्ट्रक्ट रोड्स। आपके पास जब रोड्स बन रही होती हैं या छतें आपके पास बन रही होती हैं, ठीक है, या फिर आपके पास वाटर प्रूफ
वाटर जो है जिनमें से गुजरता है वो वाले पाइप्स बनाने होते हैं, उनको वाटर प्रूफ बनाना होता है, तो उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। असल में ना ये पेट्रोल के बाद उसका नीचे गंद सा नहीं रह जाता है, जो ठोस चीज़ें रह जाती हैं वो आपके पास ही होती है। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। अब देखिए ना, आपने पेट्रोलियम फ्रैक्शंस अब की तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट कार्बन के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको अटेन हुई हैं। तो मतलब आप जब रिफाइनिंग करेंगे, उसने अब टॉपिक लिखा हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी खसूसियात जो हैं ज़ाहिर है मुख्तलिफ सबके लिए टेम्परेचर है, मुख्तलिफ कार्बन यूज़ हो रहे हैं मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इनका काम करने का तरीका डिफरेंट है। अब वो डिपेंड कर रहा है सबसे पहले कि किस में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, सबसे पहले आपके पास ये चीज़ लिखी हुई है। फिर उसकी वोलेटिलिटी है कि मतलब ये कुछ देखें ना आपके पास जैसे ब्यूटेन और रिफाइनिंग एसिड जो आपके पास ही बहुत ही जल्दी जो है वो बुखारात बन गई थी, तो उनकी वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। फिर बॉइलिंग पॉइंट रेंज थी कि बॉइलिंग पॉइंट्स की हदूद कितनी थी, उस हिसाब से फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है पेट्रोलियम की डिपेंड करेंगी, पेट्रोलियम फ्रैक्शन की डिपेंड करेंगी। फिर विस्कोसिटी आपके पास है, लेट्स सपोज कि आपके पास जो सबसे पहले आपके पास टॉप पे आपके पास रिफाइनरी गैसें गई थी, जिसमें आपके पास ब्यूटेन और प्रोपेन थी आपके पास। अब उनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है, तो जल्दी से वो बुखारात बन जाती हैं। जल्दी से बुखारात बनती हैं और आपको पता है कि बुखारात आपके पास गैस है, गैस के मालिक्यूल्स करीब नहीं होते, करीब नहीं होंगे, उनकी कशिश नहीं होगी। जब कशिश की फ़ोर्स इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो उनका गाढ़ापन मतलब पतली-पतली होती हैं, उनमें मतलब विस्कोसिटी भी ज़्यादा नहीं होती। इसके मुकाबले में जो आपके पास ये फ्यूल ऑयल है, इसकी देखिए ना कार्बन एटम की तादाद, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा हैं। तो जितने मतलब कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है ना, उतने ही देखिए कार्बन ज़्यादा होते जाएँगे। जब ज़्यादा होंगे तो करीब-करीब होंगे, उतनी ही उनके दरमियान जो कशिश की फ़ोर्स ज़्यादा होगी, कशिश की फ़ोर्स ज़्यादा होगी, करीब होने की वजह से उनकी विस्कोसिटी गाढ़ापन भी आपके पास ज़्यादा होगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, फिर भी मैं रीडिंग करवा देती हूँ। एज ए नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ हाइड्रोकार्बन इंक्रीजेस, जो जो जिसमें जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल है, फ्यूल ऑयल है, जिस हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद बढ़ती जाएगी, तो सो डज देयर मॉलिक्यूलर मैसेज, तो मतलब उनका मास वहाँ बढ़ गया, उस चीज़ का वजन थोड़ा बढ़ गया। दिस चेंजेस द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जितने कार्बन ज़्यादा करीब आ गए, उतनी ही उनके दरमियान जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रांग हो गई, स्ट्रेंथ जो है चेंज हो गई है, बढ़ गई है। हायर द मॉलिक्यूलर मास, जितना हायर मॉलिक्यूलर मास होगा, स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हायर मॉलिक्यूलर मास का मतलब उतने ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हैं, तो उतनी ही उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। दिस इफेक्ट्स, इसी वजह से जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी उन के मुकाबले में जिनमें कार्बन की तादाद कम है, तो वो उनकी विस्कोसिटी भी आपके पास कम होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से रीड कर लेनी है बच्चों। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर की समझ आई तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत मेहनत और बहुत गर्मी में रिंग लाइट के नीचे जो है वीडियो बनाना आसान काम नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।